हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे संजय शैडम चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी इस चैनल पर टीजीटी साइंस की इस समय तैयारी करा रहे हैं। आप लोगों को टीजीटी साइंस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, उन प्रश्नों का हम जिक्र करते हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो हैं हम इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि टीजीटी साइंस का पेपर डिक्लेयर हो गया है और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम समय है। तो इसलिए कम समय में हमें अच्छा पढ़ना है और वो कंटेंट पढ़ना है जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, या फिर जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं आते हैं, उन प्रश्नों को हमें ज़रूर पढ़ना है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में दिया होगा बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं टीजीटी साइंस केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक फिजिक्स की बात कर रहे थे, तो आज हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। और आज हम जो कुछ खास जो पॉइंटों की बात करेंगे, ये चुनिंदा पॉइंट हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से ही मेरे 5 से 6 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि आप कोई से पेपर को भी सॉल्व करके देखो, प्रत्येक पेपर में जो है आपको आवर्त सारणी तथा आवर्ती गुणों से 5 से 6 सवाल जरूर मिलेंगे। और 5 से 6 सवाल इन्हीं टॉपिक से मिलते हैं जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, इन्हीं टॉपिक पर जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उन पर भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तो इसलिए आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना। जब ये टॉपिक आपके समझ में आ जाएंगे, ये वीडियो आपके समझ में आ जाएगी, तो आपके जो प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, वो आपके पूरी तरह से समझ में जाएंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में आगे क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आवर्त सारणी तथा आवर्ती गुणों की। तो कौन कौन से हैं इनमें तत्व? सबसे पहले हम करते हैं तत्वों को वर्गीकृत करने में, इनको तत्वों को वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण प्रयास जो है वो किसने किया था? वो प्रयास किया था डॉबरीनर ने। किसने? डॉबरीनर और न्यूलैंड तथा लोथर मेयर ने किए थे। ये ध्यान रखना है, तीनों के नाम याद रखने हैं आपको। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तत्वों को वर्गीकृत करने में महत्वपूर्ण जो प्रयास किए थे वो किन किन ने किए थे? वो किए थे डॉबरीनर, न्यूलैंड तथा लोथर मेयर ने किए थे। किंतु सबसे प्रमुख योगदान जो है वो रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीफ, इन्होंने दिया था। ये सबसे प्रमुख योगदान, सबसे प्रमुख की बात करें तो मेंडलीफ की बात करना। और अगर बात करें कि किन किन ने दिए थे, तो इनमें से जो भी नाम आपका आ जाए वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगर प्रमुख की बात आ जाए तो प्रमुख में मेंडलीफ का ही। अगर इन तीनों में से आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया है और उसमें कह रहा है कि तत्वों को वर्गीकृत करने में जो महत्वपूर्ण प्रयास किया वो किसने किया, मेंडलीफ ऑप्शन हो तो मेंडलीफ को ही आप टिक करना। ठीक है, 100% मेंडलीफ तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आगे कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भारों के। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और ये किसके अनुसार है? ये मेंडलीफ के अनुसार है, क्योंकि बात मोजले की भी होती है। प्रश्न जो है वो मोजले का भी आया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आपको दिया गया है तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ये प्रश्न क्या है कि मोजले ने बताया कि तत्वों को रासायनिक गुण उनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। अतः उन्होंने एक आवर्त नियम दिया, जिसके आधुनिक आवर्त नियम, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। एक पॉइंट ये है आपका। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। पहले हम बात कर रहे थे किसकी? मेंडलीफ की। तो मेंडलीफ में क्या होता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं वो परमाणु, किसके? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और यहाँ मोजले की बात कर रहे हैं तो मोजले में आपको याद रखना है परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है। अब समझते हैं आगे। तो ये हम मेंडलीफ की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो देखो, इसमें देखते हैं आगे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में 9 समूह या वर्ग, 9 समूह या वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। ये भी आपको याद रखना है। कितने हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में? 9 तो समूह हैं या वर्ग कह सकते हैं उनको, और 7 क्या हैं? आवर्त हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के सामान्य अध्ययन, नए तत्वों की खोज तथा तत्वों के परमाणु भार निर्धारण में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। कैसे? कि
क्या हुई है, अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ इनके दोषों की। तो दोष कौन कौन से, सबसे पहला दोष तो ये कि जो हाइड्रोजन है बेचारा, इसको कोई स्थान, इसमें उचित स्थान तो मिला है लेकिन कोई खास स्थान इसको नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं इसके दूसरे दोष की कि कुछ तत्वों की जो व्यवस्था है वो उनकी विसंगतियाँ रही हैं। जैसे आर्गन की विसंगति रही है, के की रही है, CO की रही है और NI की, इसमें क्या रही है, इन तत्वों की कुछ विसंगतियाँ रही हैं। अब बात करते हैं तीसरे दोष की कि A तथा B भेदन होने से, कि A और B में जो है वो भेदन है, यानी कि इनमें विभेद है और उसकी उत्कृष्ट तथा क्रियाशील धातुओं का एक समूह होना है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनमें विभेद होते हुए भी उत्कृष्ट और क्रियाशील जो धातुएं हैं वो एक ही समूह में रखी गई हैं। अब बात करते हैं चौथे दोष की इनकी, तो कि लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड को उचित, यानी कि कहने का मतलब है कि सारणी में कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला है, इनको अलग से एक सारणी में बताया गया है। अब बात करते हैं पाँचवें नंबर की। पाँचवा नंबर क्या है कि समस्थानिक मतलब 1H1, 1H2 और 1H3 जो हैं उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है इस आवर्त सारणी में। अब जैसे कि अभी तो मेंडलीफ की बात कर रहे थे, मोजले की बात कर लेते हैं। मोजले मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने क्या कहा था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। किनके, परमाणु क्रमांकों के। आधुनिक या दीर्घ रूप या बोर आवर्त सारणी प्रमुख लक्षण इनके। अब किसकी बात करते हैं, प्रमुख लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो पहला लक्षण क्या है कि 7 क्षैतिज श्रेणियां या आवर्त। कौन कौन से, कि प्रथम आवर्त अति लघु आवर्त है। कौन सा, अति लघु आवर्त है, जिसमें 2 तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा है हीलियम। याद रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है। जो प्रमुख लक्षण है उसमें पहला वाला जो पॉइंट है, ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं द्वितीय तथा तृतीय आवर्त की। तो द्वितीय तथा तृतीय आवर्त जो है वो सब हम लघु आवर्त कहते हैं और इसमें 8 तत्व रखे गए हैं। चतुर्थ और पंचम आवर्त जो है इसको हम दीर्घ आवर्त कहते हैं, इसमें 18 तत्व रखे गए हैं। और षष्टम छठे आवर्त यानी कि इसको हम कहते हैं अति दीर्घ आवर्त, इसमें 32 तत्व रखे गए हैं। कितने, 32 तत्व, बहुत ही ज़्यादा ये बड़ा आवर्त इसको माना गया है। अब करते हैं सप्तम की बात। सप्तम यानी कि 7वां आवर्त, इसको अपूर्ण आवर्त कहते हैं। ये पूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें जो है कोई जोड़ा नहीं है कंप्लीट, तो इसमें कितने 21 तत्व हैं इसके अंदर जो रखे गए हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, 18 वर्ग या समूह। तो 18 वर्ग या समूह जो ग्रुप है वो कैसा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हम इसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की तरह है ये। तत्वों के प्रकार की बात करते हैं तो तत्व जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। जैसे पहला प्रतिनिधि तत्व। कौन सा, प्रतिनिधि तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल और प्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिनमें केवल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। कैसे तत्व हैं जिनमें केवल बाह्यतम जो कोश है उसमें ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। ये तत्व निम्न समूहों के होते हैं। कौन कौन से समूह में हैं ये तत्व, पहला फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए। इन समूहों में जो है इन तत्वों को भरा गया है। ऐसे तत्व हैं जिनमें केवल बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इनका वो क्या है, 1NS1, NS2 और NP5, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कि इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनका विन्यास होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें मतलब नोबेल गैसेस कहते हैं इनको, जो शून्य समूह के तत्व बाह्यतम कोश की व्यवस्था NS2, NP6, हीलियम 1S2 अपवाद को छोड़कर, यानी कि जो हीलियम 1S2 है इस अपवाद को छोड़कर जो NS2 और NP6 कहाँ पर, जो लास्ट बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसके NS2, जो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है NS2, NP6, ऐसे जो तत्व हैं उनको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें, यानी कि नोबल गैसेस कहलाते हैं वो। ये शून्य समूह में रखे गए हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट क्या है कि संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनमें बाह्यतम कोश अपूर्ण हो, यानी कि ऐसे तत्व जिनके बाह्यतम कोश क्या हो, अपूर्ण हो और इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें n-1 × d कक्षकों में भरे जाएं। मतलब इस आधार पर उसमें अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएं
तो ऐसे तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ध्यान रखना इसको, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, उत्कृष्ट गैस किन्हें कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये जो यहाँ पर व्यवस्था दे रखी है, व्यवस्था पूछ लेते हैं, व्यवस्था जो है आपका ऑप्शन में दे देते हैं कि NH2 NP6 इसके साथ अदर कुछ वगैरह वगैरह दे देंगे, तो उसमें जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, NH2 और NP6। ऐसे ही यहाँ पर ये ऑप्शन में दे देंगे तो आपसे पूछा जाएगा संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से भरे जाते हैं कक्षकों में, वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। ये जो संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व किस किस में पाए जाते हैं, कौन कौन से समूह में पाए जाते हैं 3rd B से लेके 7th B तक, और 7th 1st B और 2nd B समूह के तत्व, यानी कि इन समूहों के जो तत्व हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। क्या होते हैं, वो संक्रमण तत्व होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि अंतर में संक्रमण तत्व, जिसको अभी क्या अंतर में संक्रमण तत्व अंग्रेजी में कहते हैं इसको इनर ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनमें बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण हो। ध्यान रखना, जिनमें बाह्यतम 3 कोष क्या हो, अपूर्ण हो, और n-2 × F कक्षकों में भरे जाएं। ये 14 तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं, जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। क्या कहते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। ये जो तत्व हैं ये अंतर में संक्रमण तत्व हैं। कैसे, अंतर में संक्रमण तत्व, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये तत्व, ठीक है दोस्तों। और ये किस श्रेणी में पाए जाते हैं, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी में जो है पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व सोडियम से क्लोरीन तक, कहाँ तक, सोडियम से लेके क्लोरीन तक। तीसरा जो आवर्त है हमारा उसमें सोडियम से लेके क्लोरीन तक प्रारूपिक तत्व टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। तत्वों के परमाणुओं में कोषों सेल्स की संख्या आवर्त क्रमांकों को दर्शाती है। नए आवर्त के रूप में होने का अर्थ है नए कोष का शुरू होना। क्या है, नए कोष का शुरू होना। प्रत्येक आवर्त क्षार धातु से प्रारंभ होता है और अक्रिय गैस पर समाप्त होता है। क्या होता है, सबसे पहले यानी कि प्रत्येक जो आवर्त का क्षार है, क्षार धातु से प्रारंभ होगा और अक्रिय गैस पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो है वो 118 वाला तत्व अक्रिय गैस, कैसा कि परमाणु क्रमांक 118 वाला तत्व अक्रिय गैस होगा। कैसा होगा, एक अक्रिय गैस होगा। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। किसी आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4, कहाँ पर 1 से 4 तक बढ़ती है तथा फिर क्या होती है, घटती है। ऑक्सीजन की सापेक्ष संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती है। कहाँ तक, 1 से लेके 7 तक इसकी संयोजकता बढ़ती है। द्वितीय तथा तृतीय आवर्तों के तत्व आपस में विकर्ण संबंध, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा रिलेशनशिप है, LNLBLI, कौन सा रिलेशनशिप है, LIBE BCNAMGALNSI। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न तो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको संबंध यानी कि जो विकर्ण संबंध है इसको याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। डायगोनल रिलेशनशिप ये भी पूछ जाता है कि इसके रिलेशन किसके साथ है, LI का रिलेशन MG के साथ, B का रिलेशन AL के साथ, और B का रिलेशन BE का तो AL के साथ, और B का रिलेशन SI के साथ। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं वो, सबसे पहला है S ब्लॉक के तत्व। कौन सा, S ब्लॉक के तत्व पहला है। S ब्लॉक के तत्व, इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। फर्स्ट A तथा सेकंड A समूह के तत्व, इनका बाह्यतम विन्यास NS1 NS2, कौन सा, NS1 NS2 होता है। फर्स्ट A समूह के तत्वों को क्षारीय धातु एल्काइलिन मेटल्स तथा सेकंड A के समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड जो विभाजन हुआ है वर्ग का वो क्या है कि P ब्लॉक के तत्व। अब
पहला क्या था, एस ब्लॉक के तत्व, दूसरा क्या है, पी ब्लॉक के तत्व। इस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, उसमें पी ऑर्बिटल में याद रखना है प्रवेश करता है। ये है कौन सा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये सेवंथ ए तथा शून्य समूह के तत्व। इनका सामान्य विन्यास जो है वो कितना है, NH2NP1-6 होता है। बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के तत्व कौन से, ये एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व में पी किसके, एस और पी, जो एस और पी कक्षक हैं इनके मध्य स्थित होते हैं। इनके संक्रमण तत्व भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इनका सामान्य विन्यास n-1 इंटू D1 to 10, कहाँ से, D1 to 10, यानी कि जो D में हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो 1 से लेकर 10 तक भरते हैं कंप्लीट। NS1 और 2 यानी कि NS1 से लेकर 2 तक भरते हैं होता है। ये तत्व जो हैं वो थर्ड बी से कहाँ पर, सेवंथ बी और सेवंथ फर्स्ट बी और तथा सेकंड बी के समूह होते हैं। दोस्तों याद रखना है आपको यहाँ पर, इसका सामान्य विन्यास जो है वो कितना, n-1 इंटू डी की पावर 1 से लेकर 10 तक और NS1 की पावर 1 से लेकर 2 तक होती है। ठीक है, ये तत्व किस में है, ये तत्व में है थर्ड बी और सेवंथ बी, थर्ड बी से लेकर सेवंथ बी, सेवंथ और फर्स्ट बी और सेकंड बी के जो समूह के तत्व हैं वो हैं। अब बात कर लेते हैं, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या, एफ ब्लॉक के तत्व। हमने बात कर ली एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की, डी ब्लॉक की, अब बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं कौन कौन से होते हैं, परमाणु क्रमांक इनका क्या है, 57 यानी कि 57। लैंथेनम के बाद 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन यानी कि 4f, कौन सा 4f, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इन्हें लैंथेनाइट या दुर्लभ मृदा, रेयर अर्थ तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 89 एक्टिनियम के बाद 14 तत्वों में इलेक्ट्रॉन 1-1 करके, कितने, 1-1 करके 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इन तत्वों को एक्टिनाइट क्या कहते हैं, इन तत्वों को एक्टिनाइट तत्व कहते हैं। ये एफ ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। कैसे, अंतर संक्रमण तत्व, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि जो लैक्टिनाइड होते हैं, एक्टिनाइड होते हैं, इनके जो तत्व हैं वो अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य विन्यास जो है वो कितना होता है, इनका सामान्य विन्यास होता है n-2 f की पावर कितना, यानी कि f में जो हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन वो 0 से लेकर 14 तक भरते हैं, इंटू n-1 डी में कितने भरेंगे, 1, यानी कि डी में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और NS2 यानी कि S में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे। तो ये इनका जो है इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं परमाणुीय आयतन की। तो जो परमाणुीय आयतन हम निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो बराबर है परमाणुीय आयतन बराबर परमाणु द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या है, परमाणु द्रव्यमान बटे घनत्व। ये सूत्र है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। किसी आवर्त में परमाणु आयतन पहले घटता है और फिर क्या है, बढ़ता है तथा किसी समूह के ऊपर से नीचे, कहाँ पर, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। याद रखना कि किसी आवर्त सारणी में परमाणु आयतन जो है, ये जो परमाणु हम आयतन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु आयतन, ये क्या है, पहले घटता है और फिर क्या है, बढ़ता है। और अगर हम समूह में बात करें तो समूह में जो है ये ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। क्या है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किसी आवर्त में परमाणु आयतन पहले घटता है और फिर बढ़ता है तथा समूह में ऊपर से नीचे की ओर क्या है, ये बढ़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आयनन विभव या ऊर्जा की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आयोनाइजेशन, पोटेंशियल और एनर्जी। किसी परमाणु की निम्नतम ऊर्जा अवस्था, जिसको हम कहते हैं तलस्थ अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये कुछ समीकरण दे रखी हैं। कहने का मतलब है कि तीनों कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर यहाँ पर m है तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो m+ हो गई है, m धनायन हो गई है। और यहाँ पर m+ है यानी कि धनायन की बात कर रहे हैं तो m+2 हो गई है। और यहाँ +2 है तो यहाँ पर +3 हो गई है। ठीक है, ये 3 स्थितियाँ आपको मिली हैं। अब इन तीनों स्थितियों में हम देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो किससे
कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा आयनन विभव यानी कि ऊर्जा वो किस में होगी, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, वो I3 में होगी। ध्यान रखना I3 जो वाली कंडीशन है इसमें सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस में होगी, I1 में होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की कि एक समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, कहाँ पर, एक समूह से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है। कि अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या जो है जिसको हम कहते हैं आयतन में आंशिक वृद्धि के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण कम हो जाता है। अगला पॉइंट है कि एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से तत्वों के आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। याद रखना इसको कि परमाणु क्रमांक अगर बढ़ेगा तो तत्वों के जो आयनन ऊर्जा है उसका मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। ठीक है, अब नाभिकीय आकर्षण किस प्रकार से बढ़ता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है कि LiBeBCNOFNe ये तत्व हैं कुछ, और इन तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो उनका आयनन विभव कितना है, Li का 5.4, Be का 9.3, B का 8.3, C का 11.3, N का 14.5, O का 13.6 और F का 17.4 और Ne का 21.6। अब अपवाद के देखते हैं हम कि अपवाद Be की आयनन ऊर्जा B से अधिक तथा N की O से, किससे, N की O से अधिक होती है। इसका कारण पूर्ण भरे तथा आधे भरे हुए कक्षों का स्थायित्व अधिक होना होता है। इसी प्रकार Mg की Al से तथा P की S से, किससे, P की S से आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ये याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न यहाँ से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे ये आयनन विभव हो गया, अभी पीछे मैंने बताए थे 2 पॉइंट वो, और 3 पॉइंट आपके ये तो आपको इस वीडियो के जरूर आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाएंगे। आवर्त सारणी देख लेते हैं। आवर्त सारणी इस प्रकार से जैसा आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ठीक है, ये क्या है, आवर्त सारणी आपको दिख रही है, इसमें सप्त तत्व हैं। तो यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो श्रेणी है हमारी, वो कौन सी है, वो ये हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं 58 से लेके कहाँ तक, 71 तक है, या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 58 से लेके 71 तक, ये कौन से, लैंथेनाइड। और नीचे जो है एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड कौन से हैं, 90 से लेके कहाँ तक, 103 तक जो है। ठीक है, और ऊपर वाली जो हमारी ये सीरीज हैं, जो समूह हमने और वर्ग की बात करी थी, आवर्त की बात करी थी, वो ये हैं। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली। अब देख लेते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जिस तत्व के आयनन विभव का मान कम होता है, यानी कि जिस तत्व के आयनन विभव का जो मान है वो क्या होता है, कम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है, अधिक होती है। अतः यह प्रबल धन विद्युतीय होता है। आवर्त में आयनन विभव का मान बढ़ने के कारण विद्युत धनात्मकता कम होती है तथा समूह के आयनन विभव कम हो जाता है। अतः विद्युत धनात्मकता बढ़ती है। क्या होती है, विद्युत धनात्मकता ये बढ़ जाती है। परमाणु त्रिज्या, अब बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक रेडी। परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य दूरी, तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या का जो सूत्र है वो होता है हमारा 2 नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना। ठीक है, किसी परमाणु के लिए हम बात करते हैं कि वान डेर वाल त्रिज्या इज ग्रेटर देन धात्विक त्रिज्या इज ग्रेटर देन सह संयोजक त्रिज्या। भाई ये रिलेशन बिल्कुल याद रखना है यहाँ से। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, यानी कि इस पेज से भी प्रश्न आपका एक ना एक पूछा जाएगा। तो किसी परमाणु के लिए क्या है, वान डेर वाल त्रिज्या जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, धात्विक त्रिज्या उससे कम, सह संयोजक त्रिज्या उससे कम। ठीक है, अब बात करते हैं ऋणायन त्रिज्या की। तो ऋणायन त्रिज्या जो है वो इज ग्रेटर देन होगी किससे, परमाणु त्रिज्या से, और परमाणु त्रिज्या किससे इज ग्रेटर देन होगी, वो होगी धनायन की त्रिज्या से। अब देखते हैं समूह में परमाणु क्रमांक बढ़ने के, यानी कि जो समूह है उस समूह में अगर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा हमारा, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तत्व का, तो बढ़ने से परमाणु त्रिज्या क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, क्योंकि एक एक मुख्य कोश बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक मुख्य कोश जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश के नियमित क्रम में बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है, यानी कि घटती जाती है। क्लियर है ना, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, अब बात करते हैं नाभिकीय आकर्षण बल। नाभिकीय आकर्षण बल अनुकूलनुपाती होता है 1/परमाणु आकार, या ये अनुकूलनुपाती होता है
प्रभावी नाभिकीय आवेश के, किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश के। देखो ये जो साइन है ये व्युत्क्रमणुपाती का साइन, तो हम तो कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रमणुपाती होता है परमाणु आकार के, और प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठोस अवस्था में वान डेर वाल्स त्रिज्या निम्न होती है, तो ठोस अवस्था में जो वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, और गैस अवस्था में अधिकतम, यानी कि निम्नतम कब होती है, ठोस अवस्था में वान डेर वाल्स त्रिज्या, और अधिकतम कब होती है, गैसीय अवस्था में वान डेर वाल्स त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट कि सम इलेक्ट्रॉनी आयनों में धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक त्रिज्या कम होती है, ऋणायन पर ऋण आवेश बढ़ने से आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो कैसे कैसे बढ़ती है देख लेते हैं कि Na की जो है वो कितनी है 0.95, Mg+2 की कितनी है 0.65, Al की हमारी ये त्रिज्या है Al की 0.50, और SI का चौर यानी जिस पे 4 धनायन है तो इसकी 0.42, P पे कितने धनायन हैं 5 हैं, तो हम देख रहे हैं इसकी कितनी होती है त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या होती है 0.42, और इस प्रकार से हम देखते चले जा रहे हैं कि जैसे जैसे धनायन की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि धनायन पर ऋण आवेश बढ़ने से आयनन त्रिज्या क्या होती है, बढ़ रही है। देखो जब ऋण आवेश बढ़ेंगे तब बढ़ेगी आयनिक त्रिज्या, और जब ये धन आवेश बढ़ेंगे तो तब क्या होगी, घटेगी। तो हम देख रहे हैं इसमें कि ये लगातार घटती जा रही है। देखो यहाँ पर देखो धन आवेश बढ़ रहे हैं लगातार, और यहाँ पर त्रिज्या क्या है, लगातार ये घटती जा रही है। ठीक है, और हम देख रहे हैं ऋण में, तो यहाँ पर देखो ऋण आवेश जो है वो घट रहे हैं लगातार, और ऋण आवेश घटने पर देखो इसकी जो आयनन त्रिज्या है यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है। ये याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि सम इलेक्ट्रॉनी आयनों में धनायन पर आवेश बढ़ने से आयनिक त्रिज्या कम होती है, और ऋण पर ऋण आवेश बढ़ने से आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वह ऊर्जा जो किसी उदासीन गैस परमाणु में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋण आयन बनाने में उत्पन्न होती है। एक समीकरण दे रखी है आपकी ये, तो ये समीकरण क्या है, ये है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा कि एक इलेक्ट्रॉन जब Ag में ऐड कर देंगे तो इस पर क्या जाएगा, एक ऋण आयन आ जाएगा, यानी कि ये क्या जाएगा A नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, ऋण आयन आ गया एक, तो G का मतलब यहाँ पर गैस है। ठीक है, कोई गैस ली हमने एलिमेंट की, तो उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर नेगेटिव आवेश आ गया। तो इसको हम कहेंगे ऊर्जा उन्मोची। क्या कहेंगे इसको हम, ऊर्जा उन्मोची। ये कंडीशन जो ऊर्जा उन्मोची कहलाती है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए बहु आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। जो बहु आयन हैं उनके लिए ऋणात्मक क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है। जैसे समीकरण हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने देखा था एक नेगेटिव आ गया था A पर, तो A हमने जो ऋणायन लिया है, A ऋणायन में एक इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड कर दें तो इसमें कितने ऋणायन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, यानी कि A डबल ऋणायन हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे ऊर्जा शोषी। क्या कहेंगे इसको हम, ऊर्जा शोषी कहते हैं। इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, पहली बात कर रहे हैं ऊर्जा उन्मोची, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया यानी कि डबल ऋणायन बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्जा शोषी हम कहते हैं। क्लियर है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, आवर्त तालिका में, आवर्त तालिका में तत्व फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है तथा सीजियम की सबसे कम होती है। याद रखना कि फ्लोरीन की जो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। दोस्तों देखते हैं कि आवर्त सारणी में मैंने भी बताया कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सीजियम की जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये एक क्रम है, ये क्या है, एक नीचे की ओर वर्ग है और इधर की ओर आवर्त है। ये आवर्त ऐसे है, ठीक है, इस प्रकार से, और नीचे की ओर जो है ये क्या है, वर्ग की हम बात करेंगे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा, आप देख लेना। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, फ्लोरीन वाला, ठीक है, और सीजियम वाला। ये प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में मिल जाएगा आपका टीजीटी वाले में, चाहे प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग क्या करेंगे हम, वर्ग की बात करेंगे नीचे की ओर इस प्रकार से, और इधर की ओर बात करेंगे यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर बात करेंगे, किसकी, आवर्त की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है हमने देखा क्या, ऑक्साइड की बात करी। अब ऑक्साइड को देखते हैं, ये क्या, आवर्त, तो अम्लीय गुण बढ़ता है, यानी कि आवर्त की ओर चलेंगे। जब आवर्त में हम देखेंगे अम्लीय गुण क्या होगा, ऑक्साइड का बढ़ेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और वर्ग में देखेंगे नीचे की ओर, वर्ग में तो इसका क्षारीय गुण बढ़ता है, क्या बढ़ेगा नीचे की ओर, क्षारीय गुण, और इधर आवर्त में अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि अम्लीय गुण बढ़ेगा आवर्त में और क्षारीय गुण क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार वर्ग की बात करें तो वर्ग में अम्लीय गुण क्या होगा, घटेगा, और क्षारीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइड्राइड की। तो हाइड्राइड में देखेंगे, जब हाइड्राइड में क्या होता है कि क्षारीय से अम्लीय की ओर, मतलब आवर्त में हम देख रहे हैं कि क्षारीय से क्या होता है, अम्ल की ओर बढ़ता है हाइड्राइड। ठीक है, और वर्ग में हम देख रहे हैं, वर्ग में क्या है कि बढ़ती हुई अम्लता, वर्ग में अम्लता बढ़ती हुई रहेगी। अब देखते हैं हैलाइड की बात करते हैं, पहले करते हैं ऑक्सी अम्ल की बात। ये ऑक्सी अम्ल रह गया था, तो इसकी जो सामर्थ्य है वो क्या होती है, बढ़ती है आवर्त में। और हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग में, वर्ग में क्या होता है, घटती है इसकी सामर्थ्य। ठीक है, अब देखते हैं हैलाइड की बात, यानी कि गलनांक की बात करते हैं। तो गलनांक में क्या होता है, जब आवर्त की तरफ चलेंगे हम, आवर्त में ऐसा करके इधर की ओर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर, तो इसका मतलब क्या है कि ये घटेगा। ठीक है, गलनांक क्या होगा, घटता है, और यहाँ पर जो है गलनांक नीचे की ओर वर्ग में बढ़ता है। ठीक है, अब करते हैं, अब देखते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारीय प्रबलता। तो क्षारीय प्रबलता जो है वो आवर्त में घटती है, और वर्ग में हम बात करें तो वर्ग में बढ़ती है। अब देखते हैं कार्बोनेट की बात करते हैं। कार्बोनेट मतलब उष्मीय स्थायित्व। तो इसका जो उष्मीय स्थायित्व है वो घटता है किसमें, आवर्त की ओर। देखो ये लेफ्ट से राइट की ओर, ऊपर से नीचे की ओर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग में क्या होगा, ये बढ़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सल्फेट। सल्फेट का मतलब इसकी विलेयता देखेंगे, तो सल्फेट की जो विलेयता है वो क्या होती है कि इधर की तरफ तो कुछ होता ही नहीं है इसमें, यानी कि आवर्त में जाने पर कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो वर्ग होता है, वर्ग की तरफ जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। मैंने मतलब कहने का सल्फेट विलेयता जो है वो बढ़ती है, कहाँ पर, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब वर्ग में जाने पर, वर्ग में जो होता है वो विलेयता बढ़ती है। क्लियर है ना यहाँ पर दोस्तों। तो अब देख लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट। तो लास्ट में क्या है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आपने हमारी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑक्साइड। क्या किसकी बात करते हैं, ऑक्साइड की। एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ तत्वों में ऑक्साइडों का क्षारीय गुण घटता जाता है, जबकि अम्लीय गुण जो है वो बढ़ता जाता है। अतः तृतीय आवर्त में हम देखें Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO2 और Cl2O7। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रबल क्षारीय है, ये क्षारीय है, ये उभयधर्मी है, ये दुर्बल अम्लीय है, और ये अधिक अम्लीय है, और ये और अधिक अम्लीय है, और ये सबसे अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय कौन सा है, Cl2O7, सॉरी क्या है, तो यहाँ पर सबसे अधिक जो अम्लीयता है वो किस में है, Cl2O7 में। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय है Cl2O7। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा है, तो Na2O लिखना है। अगर क्षारीय की बात करें तो MgO की बात करना, उभयधर्मी की बात करें तो Al2O3 की। SiO2 में अगर पूछा जाए कि दुर्बल अम्लीय कौन सा है, तो दुर्बल अम्लीय में कौन सा है, SiO2। और अगर पूछा जाए यहाँ पर कि अधिक अम्लीय कौन सा है, तो P4O10। और SO2 में अगर पूछा जाए कि और अधिक अम्लता किस में, यानी कि अधिक अम्लता किस में है, तो वह SO2 में। और सबसे अधिक की पूछी जाए तो वह Cl2O7 में। ठीक है, इसके विपरीत एक वर्ग में परमाणु क्रमांक जो है वो बढ़ने के साथ साथ तत्वों के ऑक्साइडों का क्षारीय गुण भी बढ़ता जाता है, और अम्लीय गुण जो है वो घटता जाता है। अतः 14वें वर्ग में, किसमें, 14वें वर्ग की बात कर रहे हैं। तो 14वें वर्ग में क्या है, यहाँ पर देखो ऊपर तृतीय आवर्त की बात करती है हमने, तृतीय आवर्त में ये तत्व देखे, यहाँ पर हम 14वें वर्ग की बात कर रहे हैं। तो CO2, SiO2, GeO2, SNO और PbO। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो CO2 है वो अम्लीय होगा, SiO2 जो है वो कम अम्लीय होगा,
और GeO2 जो है वो उभयधर्मी होगा, SnO जो है वो क्षारीय होगा और PbO जो है वो सबसे क्षारीय होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। जैसे ऊपर प्रश्न बताए उसी प्रकार से यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी आवर्त में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है तथा समूह में परमाणु त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। अपवाद देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन के मान से कम होता है। इसका कारण यह है कि फ्लोरीन के छोटे आकार में अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान उच्च हो जाता है, जिसमें जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होने लगता है और मुक्त ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। एक बार और सुन लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति है उसी को हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, इनके मान इलेक्ट्रॉन बंधुता के अनुसार ही परिवर्तित होते हैं, अर्थात जिस तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान उच्च होते हैं उनके विद्युत ऋणात्मकता के मान भी उच्च होते हैं। एक आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता के मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं जबकि एक वर्ग में ये मान घटते हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय आवर्त तथा 7th A वे वर्ग के पोलिंग द्वारा दिए गए विद्युत ऋणात्मकता के मान निम्न होंगे। तो कौन कौन से? Li, Be, Bc, NO, F। ठीक है, Li की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कितनी है? 1 है। Be की 1.5 है, B की 2.0 है, C की 2.5 है, N की 3.0 है, O की 3.5 है और F की 4.0 विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है दोस्तों, और बात कर लेते हैं FCl Bri की। तो F की कितनी है? 4 है और Cl की 3.0 है, Br की 2.8 है और I की 2.5 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और लाइक के साथ हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के पास में दिखाई देगा आपको बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए। और इसी क्रम में हम इन्हीं टॉपिक्स पर जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उनकी वीडियो के साथ अब हम उपस्थित होते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।